नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज के बारे में, जिसका नाम है प्राइमरीज और कॉकसेस। तो ये चरण अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का चालू है, ऑनगोइंग है। इसके बारे में आप पिछले एक महीने से न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे। तो आखिर प्राइमरीज और कॉकसेस कैसे कंडक्ट होते हैं, क्या इनमें प्रॉब्लम्स हैं इस सिस्टम में, क्या इस सिस्टम्स की खासियत है, इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स की अपडेट्स आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी आईक्यू का पेनड्राइव कोर्स सिविल सेवा परीक्षा और अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपलब्ध है। इस कोर्स के माध्यम से आप घर बैठकर आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट studiiq.com विजिट कीजिए। दोस्तों, अगर आप स्टडी आईक्यू के सभी वीडियोस के अपडेट्स पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और इसी के साइड में आपको एक बेल आइकन नजर आएगा। बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त हो जाएंगी। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पे इलेक्टेड लीडर इज प्रेसिडेंट। तो ये चुनाव केवल एक स्टेज का नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल डे वोटिंग होती है और अचानक से प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। इसका प्रोसेस लगभग 1.5 से 2 साल लंबा होता है और इसमें कई स्टेजेस होते हैं। तो अभी सबसे पहला स्टेज जो होता है वो होता है कॉकस और प्राइमरी, और उसके बाद होता है नेशनल कन्वेंशन, फिर होता है आम चुनाव, उसके बाद होता है इलेक्टोरल कॉलेज और फिर फाइनली जो जीतता है वो पहुंचता है व्हाइट हाउस और उसका इनॉग्रेशन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस कोई 1 या 2 महीने में खत्म नहीं हो जाता। इट टेक्स मोर देन 1 ईयर और 1 साल का तो ऑफिशियल प्रोसेस है। और प्राइमरीज और कॉकसेस शुरू होने से ही लगभग 5-6 महीने पहले कैंडिडेट्स ये घोषणा कर देते हैं कि हम चुनाव में उतर रहे हैं और वो अपनी कैंपेनिंग प्रचार प्रसार शुरू कर देते हैं। तो जैसे देखिए 2020 के अंत में चुनाव है, 3 नवंबर 2020 को चुनाव होगा। तो कई कैंडिडेट्स अपने कैंडिडेचर की घोषणा 2019 की जून जुलाई में, मेनली जो समर होता है 2019 का या 1 साल पहले का, उसमें कैंडिडेट्स अपनी घोषणाएं कर देते हैं, चुनावी समर में उतर जाते हैं। और ये जो प्राइमरी और कॉकस वाला समय है ये जनवरी 2020 से, यानी जिस साल चुनाव है उस साल के जनवरी में शुरू हो जाता है। कन्वेंशंस होते हैं जुलाई अगस्त में, आम चुनाव होता है नवंबर में, इलेक्टोरल कॉलेज का प्रोसीजर दिसंबर में और जनवरी में जाकर इनॉग्रेशन होता है। तो अभी जो चुनाव होंगे 2020 के अंत में, उसमें नया राष्ट्रपति चुना जाएगा और वो शपथ लेगा इन 2021। तो यूनाइटेड स्टेट्स जैसे डाइवर्स कंट्री में ये प्रोसेस कैसे होता है, इसी में पहला स्टेप होगा प्राइमरीज और कॉकसेस। तो देखिए यूएस में 50 राज्य हैं। कुछ राज्यों की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बता देता हूं उनकी लोकेशन ध्यान रखिएगा। कैलिफोर्निया पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा है, टेक्सास एरिया वाइज सबसे बड़ा है, लेकिन जो ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स है ये वाला हिस्सा, इसकी अभी भी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज्यादा है चुनावों में। इसीलिए न्यू हैम्पशायर और आयोवा जैसे राज्य जो हैं ये चुनावी प्रक्रिया में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा, साउथ कैरोलिना भी है। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जिनकी लोकेशन एक बार आप दिमाग में थोड़ा सा रख लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आगे इनका नाम बार बार आएगा इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो प्राइमरी और कॉकसेस जनरल इलेक्शन से लगभग 1 साल पहले शुरू हो जाते हैं। जो इन प्राइमरीज और कॉकसेस में जीतता है वो आगे जाकर सेकेंड राउंड लड़ता है, एंड दैट इज द जनरल इलेक्शन। तो अमेरिकी चुनाव का जो ये पहला चरण है प्राइमरी और कॉकस, ये काफी स्पेसिफिक है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती हो। तो हमारे यहाँ तो देखिए डायरेक्टली हम चुनते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, फिर वो आगे चुनते हैं प्रधानमंत्री को। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है, वहां पर वो लोग अपने कांग्रेस के मेंबर्स को भी अलग से चुनते हैं और राष्ट्रपति के लिए भी चुनाव होते हैं। पर ये प्राइमरी कॉकस वाली जो प्रक्रिया है, दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू यूनाइटेड स्टेट्स, इसीलिए हम इसके बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉकस क्या होता है। देखिए कोई भी पार्टी के मेंबर्स अगर एक जगह इकट्ठा होकर डिसाइड करते हैं, वाद विवाद करते हैं किसी कैंडिडेट के बारे में, तो दैट इज अ कॉकस। सिंपल शब्दों में कहूं तो ये कुछ नहीं है, एक मीटिंग है सेम पार्टी के लोगों की। तो या तो डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग इस तरह से इकट्ठा हो जाएंगे किसी कॉमन हॉल में या फिर स्कूल के क्लब में या फिर अपने सिटी हॉल में, और वहां पे इस तरह की मीटिंग करी जाएगी और इस मीटिंग में वो आपस में वाद विवाद करेंगे कि हमारी पार्टी का बेस्ट कैंडिडेट कौन हो सकता है। जैसे देखिए अभी डेमोक्रेटिक पार्टी में 2 सबसे बड़े नाम है, वो है बर्नी सैंडर्स, एलिजाबेथ वॉरेन या फिर पॉल बुटिजीज। तो ये डिसाइड करेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी के जो मेंबर्स हैं कि किसे हम अपना नेता चुने, कौन हमारा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनेगा हमारी पार्टी से, पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक पार्टी से। तो कॉकस एक तरह का पब्लिक डिबेट है जहां पर आपस में वाद विवाद करके जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो अपनी तरफ से डेलीगेट्स को चुनेंगे। डेलीगेट कौन है? वो उनका लोकल नेता है जो आगे जाकर उनके फेवरेट कैंडिडेट को, या तो बर्नी सैंडर्स को या फिर एलिजाबेथ वॉरेन को वोट देगा। ठीक है, तो यहां पर वो डायरेक्टली वोट बर्नी सैंडर्स के लिए नहीं डाल रहे हैं, वो उस डेलीगेट के लिए वोट कर रहे हैं जो बर्नी सैंडर्स को आगे जाकर सपोर्ट करेगा। कहां पर? कन्वेंशन में। आगे बताता हूं कन्वेंशन क्या होता है। तो कॉकस में कोशिश ये रहती है
कि डेलीगेट्स अपनी तरफ मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड कर लें। अब कॉकस में भी वोट देने के कई तरीके हैं। कुछ राज्यों में सीक्रेट बैलेट होता है, यानी उनसे पर्चे पर अपना वोट लिखवाया जाता है, या फिर उनको फिजिकली खड़े होकर ओपनली सबके सामने ये बताना होता है कि मैं किसकी साइड हूं। तो ज्यादातर जगहों पर देखो, स्कूल जिम्नेजियम्स में या टाउन हॉल्स में इस तरह की मीटिंग्स होती है। यहाँ पर किसी पार्टी के, डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन जो भी है, उसके मेंबर्स इकट्ठा होंगे। वहां पे वो अपनी अपनी साइड से उनके डेलीगेट्स भाषण देंगे, अपनी तरफ लोगों को करने की कोशिश करेंगे, और फिर वोटिंग होगी। लेकिन कई जगह इस तरह से फिजिकली स्टैंड होना पड़ता है। जैसे अगर कोई कैंडिडेट ए के फेवर में है तो वो इस तरफ खड़ा रहेगा, कैंडिडेट बी के फेवर में है वो यहाँ खड़ा रहेगा। तो जैसे हम बचपन में खेल कूद में गली मोहल्लों में टीम सिलेक्ट करते थे कि ये मेरी टीम में, वो मेरी टीम में, उस तरह का कुछ कुछ सिलेक्शन यहाँ पर भी होता है। और ऐसे ही डेलीगेट चुने जाते हैं कॉकस में। सेकंड होता है प्राइमरी। तो प्राइमरी इलेक्शंस या प्राइमरीज जो है वो बिल्कुल सिंपल वोटिंग है, जैसा आम चुनाव में होता है वैसा ही यहाँ पर आपको पार्टी के अंदर वोट देना है। आपको अपनी पार्टी में सिलेक्ट करना है कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, किसको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी में मेंबर्स हैं, जो पार्टी के सदस्य हैं, वो वोट देंगे कि क्या हम बर्नी सैंडर्स को अपना उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, या एलिजाबेथ वॉरेन को, पॉल बुटिजीज को, या फिर तुलसी गैबार्ड को। तो ये सारे जो उम्मीदवार हैं, 8-10 उम्मीदवार होते हैं। जब शुरुआत होती है धीरे धीरे वो कम होते जाते हैं, उनकी संख्या घटती जाती है। लेकिन अगेन यहाँ पर भी ये बात ध्यान रखना कि ये जो वोट डाला जा रहा है ये डायरेक्टली बर्नी सैंडर्स के लिए नहीं होता, ये उस डेलीगेट के लिए होगा जो आगे जाकर बर्नी सैंडर्स को सपोर्ट करेगा, या फिर आगे जाकर पॉल बुटिजीज को सपोर्ट करेगा। ओके, तो प्राइमरी प्रोसेस ज्यादातर राज्यों द्वारा करवाया जाता है, यानी कि इस वक्त ऑलमोस्ट 38 राज्य, 37 फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी एंड 39 फॉर रिपब्लिकन पार्टी। तो 50 में से लगभग सभी स्टेट्स में प्राइमरीज होते हैं। अब केवल 11 और 13 राज्य ऐसे हैं दोनों पार्टीज में जहां पर कॉकसेस करवाए जाते हैं। तो प्राइमरीज में क्या होता है, लोग जाते हैं, पोलिंग करते हैं, और एनोनिमस वोट होता है। यहाँ पर किसी को पता नहीं होता, आपका बिल्कुल नॉर्मल वोटिंग प्रक्रिया है उसकी तरह ही। लेकिन इस प्राइमरी में भी कई प्रकार के प्राइमरीज होते हैं। अब इसकी एक एक की डिटेल में हम नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ब्रीफली बता देता हूं कि 50 राज्य हैं, सब में अलग अलग वोटिंग के तरीके हैं। किसी में क्लोज प्राइमरी होता है, यानी कि बिल्कुल सीक्रेट बैलेट होगा। आप अगर डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं तो ही आप जाकर डेमोक्रेटिक कैंडिडेट को चुन सकते हैं। कुछ में वो सेमी क्लोज्ड होता है, यानी कि आप अगर पार्टी को एक दिन पहले भी ज्वाइन करते हैं तो भी जा सकते हैं। कुछ में ओपन है, तो चाहे आप रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं फिर भी आप डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी में जाके वोट दे सकते हैं। तो इस तरह की अलग अलग लेवल ऑफ ओपननेस या लेवल ऑफ क्लोजनेस है प्राइमरीज के वोट की। तो ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, ये डिपेंड करता है कि उस राज्य का कानून क्या है। अगर कोई राज्य चाहता है कि हमें ये मेथड बदलना है तो वो अपने लॉ में बदलाव लाकर आसानी से मेथड को बदल सकता है। अब इन प्राइमरीज और कॉकसेस में आखिर कितने लोग हिस्सा लेते हैं डेमोक्रेसी में? देखिए, यूएस की पॉपुलेशन है अराउंड 33 करोड़, 33 करोड़ की आबादी है। वहां पर 2016 में जो वोट देने वाली आबादी थी, यानी 18 से ऊपर की, दैट वाज अराउंड 24 करोड़। 24 करोड़ लोग वोट देने के लिए एलिजिबल थे। यूएस में वोटर परसेंटेज जो है, वोटिंग परसेंटेज जो है, इट इज ऑलवेज अराउंड 50-55 के आसपास रहता है, कभी कभी 46-47 भी चला जाता है। तो लास्ट टाइम 56% था जब डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हुआ था। तो आप एक बार 50 मान लो, 50% लोग वोट देते हैं एक्चुअली में, लगभग 12 करोड़। अब जो प्राइमरीज हैं उसके आप फिगर्स देखो, 2008 के प्राइमरीज में डेमोक्रेटिक पार्टी में कुल मिलाकर 36 मिलियन यानी 3 करोड़ 60 लाख वोट पड़े। रिपब्लिकन पार्टी में 21 मिलियन यानी 2 करोड़ और 10 लाख। तो ये कितना हो गया आंकड़ा? 5 करोड़ और 70 लाख। तो देखो, जो 24 करोड़ एलिजिबल लोग हैं उसमें से एक्चुअली वोट देने आते हैं 12 करोड़, उनमें से लगभग आधे लोग प्राइमरीज में वोट देते हैं। तो ये एक इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी को भी बढ़ावा देता है। साथ ही साथ आपको एक संकेत मिल जाता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में किस दिशा में पार्टी जा रही है, उसका भी एक बहुत बड़ा आपको मेजर मिल जाता है इन प्राइमरीज और कॉकसेस के थ्रू। एक सवाल है जो मुझे कई स्टूडेंट्स ने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी में फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, प्राइमरीज लड़ने पड़ेंगे? इसका आंसर है हाँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगेन पार्टी की डेमोक्रेसी है। लेकिन इस बात को समझो कि अमेरिका में सिटिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ बहुत ही रेयरली सीरियस चैलेंज होता है या फिर कोई सीरियस ऑपोजिशन होता है। जैसे इस वक्त भी आप लोग अगर न्यूज़ फॉलो भी करते होगे तो आपको इस व्यक्ति का नाम नहीं पता होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के लिए। इनका नाम है बिल वेल्ड, एक पूर्व गवर्नर रहे हुए हैं मैसेच्यूसेट्स के। मुझे भी इनका नाम आज ही पता चला जब मैं इस लेक्चर के लिए रिसर्च कर रहा था, बिकॉज ही इज नॉट अ सीरियस कैंडिडेट। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप तो प्राइमरीज में जाकर प्रचार प्रसार करने की बजाय यहाँ इंडिया आकर घूम रहे थे अभी। तो अभी ये अपना कैंपेन मेनली चलाएंगे जब कन्वेंशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद जब डेमोक्रेटिक पार्टी में सामने उम्मीदवार क्लियर हो जाएगा तब ये अपना प्रचार प्रसार करेंगे। तो हाँ, इन्हें भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए प्रचार करना है, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर नहीं, ठीक है। इंटरनल पार्टी के अंदर तो ये पहले से मानकर चलो जीते हुए हैं। इनफैक्ट 7 राज्यों ने तो मना कर दिया है कि हम कोई प्राइमरी या कॉकस नहीं करवाने वाले हैं, बाय डिफॉल्ट हमारा वोट
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जा रहा है। तो अब ये जितने भी प्राइमरीज और कॉकसेस हैं, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ये डायरेक्टली बर्नी सैंडर्स को या फिर डायरेक्टली एलिजाबेथ वॉरेन को वोट नहीं दे रहे हैं, ये अपने डेलीगेट्स को वोट दे रहे हैं। ये डेलीगेट्स आगे जाएंगे किसमें, नेशनल कन्वेंशन में, और कन्वेंशन में अपने अपने कैंडिडेट को, सैंडर्स को या फिर एलिजाबेथ वॉरेन को वोट देंगे। तो ये जो डेलीगेट्स है ना, ये पार्टी के लोकल नेता होते हैं। तो जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है उनको, इन्हें खुश रखना पड़ता है, इन्हें हर तरह से अकोमोडेट करना होता है। तो ये लोकल नेता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों पार्टीज अभी क्या कर रही हैं, इन प्राइमरीज और कॉकसेस के थ्रू डेलीगेट्स का चुनाव कर रही हैं। डेलीगेट्स फाइनली इकट्ठा होंगे, 3-4 हजार डेलीगेट्स होते हैं और वो उस कन्वेंशन में हिस्सा लेते हैं। प्राइमरी और कॉकसेस का 50 राज्यों में ये पूरा कार्यक्रम कई महीनों तक चलता है। फरवरी या जनवरी में आमतौर पर शुरू होता है और मई या जून में खत्म हो जाता है। तो 2020 में इट स्टार्टेड ऑन 3 फेब और जून में ये खत्म हो जाएगा। तो ये 50 राज्य हैं ना, तो इनमें कुछ राज्यों की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ये मैं आपको मेनली समझाना चाहता हूं इस लेक्चर में। कैसे? देखिए, मैंने आपको ये बताया था आयोवा की लोकेशन ध्यान रखना, न्यू हैम्पशायर की ध्यान रखना। तो न्यू हैम्पशायर और आयोवा में सबसे पहले कॉकस और प्राइमरी होता है रिस्पेक्टिवली। तो इसीलिए इन दोनों राज्यों की इंपॉर्टेंस ज्यादा है और अभी रिसेंटली ये हुए हैं फरवरी के महीने में। तो आपने इनके बारे में न्यूज में पढ़ा भी होगा अगर अखबार पढ़ते हो या फिर न्यूज देखते हो। तो 1972 से आयोवा में देश का सबसे पहला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, यानी प्राइमरीज वाला। और यहां पर क्या होता है, कॉकस होता है। ठीक है, तो आयोवा में होता है कॉकस और न्यू हैम्पशायर में होता है प्राइमरी। इनफैक्ट न्यू हैम्पशायर ने तो अपने कानून में लिखा हुआ है कि अगर देश का कोई और राज्य हमसे पहले अगर प्राइमरी की डेट घोषित कर देता है तो हम उससे एक हफ्ते पहले करवाएंगे। न्यू हैम्पशायर मस्ट बी फर्स्ट, ये उनके कानून में लिखा हुआ है। तो चलो खैर, इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखना आप तो कि सबसे पहले आयोवा में टेस्ट होता है किसी भी कैंडिडेट का कि वो आगे बड़ा उम्मीदवार बन पाएगा या नहीं, मेन उम्मीदवार बन पाएगा या नहीं। तो मेन होते हैं आयोवा, फिर उसके बाद न्यू हैम्पशायर, फिर उसके बाद साउथ कैरोलिना। इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सदर्न स्टेट्स में साउथ कैरोलिना गोज फर्स्ट। जो ये दक्षिण यूएस माना जाता है, कंजर्वेटिव एरिया माना जाता है, इसमें साउथ कैरोलिना सबसे पहला स्टेट होता है। तो इसीलिए इनको अर्ली वोटिंग स्टेट्स कहते हैं। तो अभी देखिए, इस बार का ये कैलेंडर है। 3 फरवरी को आयोवा में कॉकस हुआ था, फरवरी 11 को न्यू हैम्पशायर में, 22 फरवरी को नेवाडा में, और अब अगला होने वाला है साउथ कैरोलिना में। तो नेवाडा ने अपनी डेट थोड़ी सी इस बार आगे कर ली थी। और देखो, दोनों पार्टीज में अलग अलग है, कहीं पर कॉकस, दोनों में कॉकस हो रहा है, यहाँ पर प्राइमरी है। नेवाडा ने तो मना कर दिया है कि हमारे यहाँ रिपब्लिकन कोई भी चुनाव नहीं होने वाला है, डायरेक्टली डेलीगेट हमारे जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में। तो आयोवा कॉकस एक शुरुआती संकेत दे देता है, एक इंडिकेटर दे देता है कि कौन आगे एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में उभर सकता है। उदाहरण के लिए बताता हूं कि बराक ओबामा को कोई सीरियसली नहीं लेता था आयोवा के पहले। आयोवा कॉकस में वो जीत गए थे, उसके बाद उनको सीरियसली देखा जाने लगा और अल्टीमेटली उन्होंने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की रेस जीती और आगे प्रेसिडेंशियल चुनाव भी जीत लिया। आयोवा में जो भी कैंडिडेट खराब प्रदर्शन करता है, जिसको बिल्कुल नाम मात्र के वोट मिलते हैं पार्टी के मेंबर्स के द्वारा, वो ऑटोमेटिकली रेस से बाहर हो जाता है। जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी में 12 कैंडिडेट थे जो राष्ट्रपति पद की दौड़ में थे, यानी उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी का नामांकन चाहिए था। लेकिन आयोवा और न्यू हैम्पशायर के बाद अब केवल 8 बचे हैं, जिनमें भी सबसे आगे हैं रेस में बर्नी सैंडर्स, पीट बुटिजेज, एलिजाबेथ वॉरेन और माइकल ब्लूमबर्ग। जो बाइडेन भी हैं। तो ये 4 जने हैं जो माना जा रहा है आगे भी रेस में बने रहेंगे। लेकिन अब आप मान के चलो कि जैसे ही सुपर ट्यूसडे आएगा तो 5 मार्च को आप देखना इन 8 में से भी केवल 2 या 3 बचेंगे रेस में। और सुपर ट्यूसडे क्या होता है? सुपर ट्यूसडे वो दिन है जब कई सारे राज्य एक साथ अपने यहां पर प्राइमरीज या कॉकसेस कराते हैं। और देखो, न्यू हैम्पशायर आयोवा में आप हारे जीते ठीक है, रेस में बने हो तब तक बढ़िया है, लेकिन सुपर ट्यूसडे में अच्छा प्रदर्शन करना बहुत जरूरी होता है। सुपर ट्यूसडे क्या है ना, कोई एक छोटा राज्य नहीं है, इसमें 15-20 राज्यों में एक साथ एक ही दिन वोटिंग होती है। तो उससे आपकी क्रेडिबिलिटी, उससे आपकी नेशनल इलेक्टेबिलिटी पता चलती है कि क्या पूरे देश ने आपको स्वीकारा है या नहीं। क्योंकि सुपर ट्यूसडे में देश के अलग अलग राज्य हैं जो ज्योग्राफिकली और सोशली काफी डाइवर्स एरियाज हैं, वो एक ही दिन वोटिंग करते हैं। तो आप मान के चलो कि जो सुपर ट्यूसडे जीत जाता है वो 99% उसी दिन तय हो जाता है सुपर ट्यूसडे के बाद कि किसको पार्टी का नॉमिनेशन मिलेगा। तो ये 2008 का मैप है। 2008 में ऑलमोस्ट आधे राज्यों ने एक ही दिन ये सुपर ट्यूसडे के दिन वोटिंग करवाई थी। बाय द वे, हर राज्य चूज कर सकता है कि उसको वोटिंग कब करवानी है। तो जनरली हर राज्य पहले से ही डिसाइड कर लेता है, 1-2 महीने पहले डेट आ जाती है। तो 2008 में तो बहुत सबसे बड़ा सुपर ट्यूसडे था, तो क्योंकि उस दिन लगभग 24 राज्यों ने एक साथ वोटिंग करवाई। ये 2016 में आप देखो, 2016 में भी 14-15 राज्य थे, इस बार 14 राज्य हैं। 3 मार्च को सुपर ट्यूसडे है और इस दिन डिसाइड हो जाएंगे 1357 डेलीगेट्स आउट ऑफ 3979। तो 1/3 कैंडिडेट्स का जो डिसीजन है वो सुपर ट्यूसडे के दिन आ जाएगा। तो आप मान के चलो कि उस दिन ये 8 कैंडिडेट जो हैं उनमें से 2 या 3 बचने वाले हैं रेस में, और उसमें ऑलमोस्ट तय हो जाएगा कि नंबर 1 पे कौन है।
क्योंकि सुपर ट्यूसडे में हारने के बाद फिर से पीछे से आगे आना काफ़ी मुश्किल होता है रेस में। हाँ, ये बाकी सारे स्टेट्स हैं, इनमें चलता रहेगा प्रोसेस, बट मार्च के एंड तक मोस्टली पता चल जाता है कि कौन पार्टी में टॉप पर रहने वाला है। तो सुपर ट्यूसडे प्राइमरीज यूजुअली कैंडिडेट्स को प्रोपेल कर देते हैं। सुपर ट्यूसडे में हारने के बाद आज दिन तक तो कोई भी कैंडिडेट फिर से जीत नहीं पाया है, या फिर मतलब तीसरे स्थान से पहले पर नहीं आया है। हाँ, सेकंड से फर्स्ट पर आए हुए हैं, बट थर्ड से फर्स्ट पर कोई नहीं आ पाया है। तो सुपर ट्यूसडे इस बार काफ़ी प्रोमिनेंट है, क्योंकि कैलिफोर्निया भी जनरली जो जून में अपना प्राइमरी करवाता है उसने भी सुपर ट्यूसडे ज्वाइन कर लिया है। तो कैलिफोर्निया इकोनॉमिकली और पॉपुलेशन वाइज यूएस का सबसे बड़ा राज्य है, तो इसीलिए इस 2020 के सुपर ट्यूसडे की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई है। मार्च के एंड तक लगभग 50% डेलीगेट्स डिसाइड हो जाएंगे और रेस ऑलमोस्ट तय हो जाएगी। ये प्राइमरीज और कॉकसेस का पूरा प्रोसेस जब चल रहा है, इस बीच में आप बार बार टीवी डिबेट्स पर भी इन सभी कैंडिडेट्स को देखेंगे। टीवी डिबेट काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके मीडिया के जमाने में, क्योंकि इससे नेशनल लेवल पर परसेप्शन बनता है, कौन कैंडिडेट किस पॉलिसी पर कहाँ खड़ा है ये भी हमें मालूम चलता है। तो ये टीवी डिबेट्स होते रहते हैं, जैसे अभी एक हफ्ते पहले भी डिबेट हुआ था, तो आप इनको देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिबेट्स होते हैं, मैं तो इन्हें हमेशा फॉलो करता हूं। तो इन टीवी डिबेट्स में आपको कैंडिडेट्स के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, और जो इनमें अच्छा परफॉर्म करता है ऐसा माना जाता है वो प्राइमरीज और कॉकसेस में उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आजकल देखो, जनता के बीच में जाके तो आपको बात बोलनी ही है, बट मीडिया में भी आपका प्रेजेंस अच्छा होना चाहिए। तो जैसे जैसे प्राइमरीज आगे बढ़ते जाएंगे आप देखोगे कि 8, 7, 4, 5, 2 कैंडिडेट बचेंगे अल्टीमेटली, और फाइनली वो कैंडिडेट चुन लिया जाएगा। अच्छा, 1968 तक इतने सारे राज्यों में प्राइमरी कॉकसेस नहीं होते थे। गिनती के 10-12 राज्य थे जहां पर इस तरह का पार्टी डेमोक्रेसी काम करता था, क्योंकि यहाँ के जो पार्टी मेंबर्स हैं वो कहते थे हमें चाहिए ये वाला सिस्टम। बाकी 80% स्टेट्स में, राज्यों में, जो पार्टी के सीनियर मेंबर्स हैं वो मिलकर अपनी मीटिंग करते थे और डिसाइड कर लेते थे कि किस कैंडिडेट को सपोर्ट करना है। केवल 8-10 राज्य थे जिनके अंदर ये प्राइमरी वाला सिस्टम चालू था। लेकिन क्या हुआ था कि 1968 का जो कन्वेंशन हुआ था, वहां पर कुछ गड़बड़ हुई थी एक्चुअली। जो डेलीगेट्स जो भेजे गए थे, उन डेलीगेट्स ने किसी और को ही वोट दे दिया। तो लोगों में जो आम मेंबर्स थे पार्टीज के, उनमें काफी गुस्सा आया, खास करके डेमोक्रेटिक पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने उसके बाद 1972 से डिसाइड किया कि हम लगभग सारे स्टेट्स में प्राइमरीज या कॉकसेस ऑर्गेनाइज करवाएंगे। तो 1972 से ये सिस्टम चल रहा है, 50 सालों से जारी है। तो प्राइमरीज और कॉकसेस खत्म होने के बाद कन्वेंशन होता है। तो इस बार रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन है अगस्त में, डेमोक्रेटिक पार्टी का है जुलाई में, और तब तक डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा पार्टी का कैंडिडेट है। और ऑफिशियल लेकिन जो उस पर ठप्पा है वो कन्वेंशन में लगता है। तो ये जो सारे डेलीगेट्स अभी चुने जा रहे हैं ना प्राइमरीज में, ये जाएंगे इस कन्वेंशन में, इस मीटिंग में। स्टेडियम पूरा बुक करा जाता है, बड़ा एकदम ऑर्गेनाइजेशन होता है, जस्ट लाइक अ रॉक कॉन्सर्ट, और वहां पर वो कैंडिडेट्स वोट देते हैं। जो डेलीगेट्स चुनकर आए हैं प्राइमरीज के माध्यम से, वो यहाँ पर अपने अपने कैंडिडेट के फेवर में वोट देते हैं। लेकिन अगेन इस सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ पर वोट स्विचिंग करी जा सकती है। इसके बारे में कभी आपको अलग वीडियो में बनाकर बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में बात करूं तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन दिस। कन्वेंशन खत्म होने के बाद शुरू होती है एक्चुअल प्रेसिडेंशियल रेस। दोनों पार्टी की तरफ से एक एक कैंडिडेट है और वो अपना प्रचार प्रसार करता है 3 नवंबर तक, और 3 नवंबर को होती है वोटिंग। अब ये जो प्राइमरी और कॉकसेस का सिस्टम है, क्या ये सही से काम करता है या नहीं, तो इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट कुछ पॉइंट्स हैं, दोनों को आप समझिए। इसके जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि कुछ छोटे राज्यों को हमने अनड्यू वेटेज दे रखा है, कि ये 8 कैंडिडेट्स में से चुनने का अधिकार केवल सुपर ट्यूसडे वाले राज्यों को मिलेगा, या फिर न्यू हैम्पशायर को मिला, आयोवा को मिला। तो वाई नॉट मोंटाना, वाई नॉट न्यू मैक्सिको, इनके पास ये अधिकार क्यों नहीं है? तो देखो, ये आर्बिट्ररी है, बस चला आ रहा है सिस्टम सालों से कि आयोवा पहले करेगा तो आयोवा पहले करता आ रहा है। तो भाई आयोवा को तो 10 कैंडिडेट में से चुनने को मिला, न्यू मैक्सिको तक जब पहुंचेगा, प्राइमरी का टाइम आएगा न्यू मैक्सिको का, तब तक तो केवल 2 या 3 कैंडिडेट बचेंगे। तो ये एक तरह से न्यू मैक्सिको के साथ सही नहीं है, उन्हें भी तो 8 कैंडिडेट में से चुनने का मौका मिलना चाहिए। अब देखो, ये जो न्यू मैक्सिको एरिजोना है ना, यहाँ पे मैक्सिकन समुदाय काफी ज्यादा है, हिस्पैनिक कम्युनिटी। तो जो हिस्पैनिक कैंडिडेट्स हैं वो पहले ही आयोवा में, जो कि एक वाइट मेजोरिटी स्टेट है, वहां पर पहले ही रेस से बाहर हो जाते हैं। तो उन्हें मौका ही नहीं मिलता कि न्यू मैक्सिको, एरिजोना, फ्लोरिडा, जहां पर नॉन वाइट पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां तक वो पहुंचे, उस रेस का हिस्सा बने। तो ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है इस पूरे सिस्टम का। तो आप मान के चलो कि अब इसमें से केवल 2 या 3 कैंडिडेट बचेंगे सुपर ट्यूसडे के बाद। तो सुपर ट्यूसडे के बाद वाले स्टेट्स पर कोई ध्यान भी नहीं देता है, इनफैक्ट मीडिया भी रिपोर्ट नहीं करता है, भारत के अखबारों में भी आप उसकी कोई न्यूज नहीं मिलने वाली आपको, केवल सुपर ट्यूसडे तक न्यूज आती है। तो जो लास्ट के स्टेट्स है ना, उनका वर्चुअली कोई इंपैक्ट नहीं होता इस पूरे प्रोसेस पे। और ये जो शुरुआती स्टेट हैं, आयोवा, न्यू हैम्पशायर, साउथ कैरोलिना, ये पूरे वाइट हैं, ग्रामीण हैं और ज़्यादा रिच हैं कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, यहाँ पर ब्लैक पॉपुलेशन, हिस्पैनिक पॉपुलेशन ज़्यादा संख्या में मौजूद नहीं है। तो ये इस सिस्टम का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। लेकिन इस सिस्टम की कुछ अच्छाइयाँ भी है, जैसे कि
ये जो 8-8 10-10 कैंडिडेट है ना, हर स्टेट के पास इतना टाइम नहीं है कि बैठकर उनको स्क्रूटिनाइज करे, एक एक की पॉलिसी सुने। तो पूरा जो देश है वो ये काम 2-3 राज्यों पे छोड़ देता है कि भाई आप इन 10-12 में से छांट के हमें बेस्ट 2-3 कैंडिडेट दे दो, ताकि हम फिर बाद में उनमें से चुन लें। तो 2-3 कैंडिडेट की बातें तो फिर भी सुनी जा सकती है, ऐड देखे जा सकते हैं। सेकंड, ये स्टेट्स काफ़ी छोटे हैं तो यहाँ पर कैंपेनिंग काफ़ी पर्सनल लेवल पर होती है। इसके कारण रिटेल पॉलिटिक्स हो सकती है। रिटेल पॉलिटिक्स यानी कि देखो, एक तो नेता आता है, एक रैली करता है हज़ारों लाखों की भीड़ में, तो वहाँ पर पर्सन टू पर्सन कनेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वही नेता सोचो किसी स्कूल के गैदरिंग में आ गया, स्कूल में फंक्शन में चीफ गेस्ट बन के आ गया, तो वहाँ पे ही और शी कैन इंटरेक्ट विद द पीपल, विद द सिटीजन्स। तो ऐसे में ये जो छोटे राज्य हैं ना, यहाँ पर कैंडिडेट्स, जो शुरुआती कैंडिडेट्स हैं, वो हर जगह पहुंच जाते हैं। जैसे बराक ओबामा ने यही किया था, आयोवा के हर मेले में, हर फंक्शन में पहुंच जाते थे, वहां पर लोगों से जाकर बातचीत करते थे। तो इस तरह से उन्होंने 50-50, 100-100 लोगों की गैदरिंग को, 200 लोगों की गैदरिंग को टारगेट किया। और इसी का नतीजा था कि जब आयोवा में कॉकस हुआ तो बराक ओबामा केम आउट एज नंबर 1, जबकि सबको उम्मीद थी कि हिलेरी क्लिंटन जीत जाएंगी आयोवा कॉकस बड़े आराम से। तो उसके बाद बराक ओबामा की जो प्रेसिडेंशियल रेस है, अचानक से मोमेंटम पकड़ गई और अल्टीमेटली वो जीत गए। तो ये इस सिस्टम का फायदा भी है, ठीक है, कि ये एक अंडरडॉग को आगे पुश कर सकता है। जाते जाते आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको लगता है क्या कि भारत में भी प्राइमरीज जैसा कोई सिस्टम होना चाहिए, यानी कि आपके एरिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव कौन लड़ेगा, तो ये चुनने वाला अधिकार, ये चुनने का अधिकार भाजपा के मेंबर्स को या कांग्रेस के मेंबर्स को होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल हाईकमान ऊपर से टिकट काट के दे दे। क्या ये पॉसिबल हो सकता है इंडिया में? कैन इट बी डन? कमेंट्स में बताइए अपने विचार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।